प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड कक्षा के लिए पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले लेसन्स में मॉड्यूलर ग्रोथ और एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया था। हम आज टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ उत्तकों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप का प्राथमिक जो शरीर है वह भ्रूणीय अक्ष से प्रथम नवोद्भिद पादप निर्मित होने के साथ आरंभ होता है एवं भ्रूणीय अवस्था का विभाजोत्तक भ्रूणी पादप निर्मित करता है। उसके पश्चात पादप विभाजोत्तकी उत्तकों के प्राथमिक विभाजोत्तक एवं अन्य प्रकार के विभाजोत्तक के पश्चात प्राथमिक शरीर का निर्माण करता है। उसके बाद में प्राथमिक विभाजोत्तक से द्वितीयक विभाजोत्तक भी निर्मित होता है जो पादप शरीर निर्माण करने में सहयोग करता है। यहाँ पर विशेष रूप से हम देखें कि जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, अपस्थानिक मूल्य हैं, उनका विभाजोत्तक प्राथमिक नहीं होता है क्योंकि ये प्राथमिक शरीर बनने के बाद स्थायी उत्तकों से या उनकी क्रियाशीलता से निर्मित होता है। तो इस प्रकार के तथ्य हमें ध्यान रखने चाहिए। हम जानते हैं कि पादप शरीर की या किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई सेल्स हैं। कोशिकाएं संपूर्ण पादप का निर्माण करती है। समान प्रकार की कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य के लिए उत्तक निर्मित करती हैं और ये उत्तक जिस कार्य के लिए ये निर्मित हुए हैं उस कार्य का संपादन करते हुए पादप शरीर में उत्तक तंत्रों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर प्राथमिक जो विभाजोत्तक उत्तक बनता है उसके पश्चात चूँकि वहाँ पर उसकी विभाजन की क्रियाशीलता बनी रहती है, लेकिन कुछ समय पश्चात पादप शरीर का प्राथमिक स्वरूप प्राप्त होने के बाद में ये कोशिकाएं स्थायित्व प्राप्त करती हैं, स्थायी होने लगती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं हम देखते हैं और उसी के आधार पर हम टिश्यूज़ का वर्गीकरण दो प्रकार में करते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ विभाज्य उत्तक और दूसरा परमानेंट टिश्यूज़ स्थायी उत्तक। यहाँ पर सजीव स्थायी उत्तक से प्राथमिक शरीर बन जाने के बाद में द्वितीयक विभाज्योत्तक बनता है, जैसे कॉर्क-एधा या कॉर्क-कैम्बियम, जो कि प्राथमिक शरीर के अधिचर्म, वलकुट या परिरम तथा मज्जा रश्मियों की कोशिकाओं से निर्मित होती है। स्तंभ में सेवन उत्तक का परिवर्तन यदि हम देखें तो ये आंशिक रूप से प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाज्योत्तक से होता है। प्राथमिक सेवन पूल में जाइलम फ्लोएम के मध्य उपस्थित पूलीय एधा प्राथमिक विभाज्योत्तक से बनती है क्योंकि इनका उद्भव प्राक एधा से होता है, जबकि अंतरापूलीय एधा की उत्पत्ति द्वितीयक प्रकार की होती है तथा संपूर्ण मूल में संपूर्ण एधा द्वितीयक विभाज्योत्तक की होती है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं परमानेंट टिश्यूज़ की, स्थायी उत्तकों की। स्थायी उत्तक का वर्गीकरण हम इनको निर्मित करने वाली कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर करते हैं। स्थायी उत्तक का तात्पर्य प्राथमिक उत्तकों के बनने के पश्चात जो विभाजोत्तकी उत्तक है उसकी क्रियाशीलता में कमी आती है तथा ये स्थायित्व की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार ये स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल टिश्यू सरल उत्तक, ऐसे उत्तक जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, अर्थात यूँ कहें कि इनमें सभी कोशिकाएं समांगी या होमोजीनस होती है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बनने के कारण इसको हम सरल उत्तक कहते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल उत्तक, ये विसमांगी प्रकार के होते हैं।
विषमांगी प्रकृति का तात्पर्य यहाँ पर ये इनका संगठन विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बनता है, इसलिए इसे हम जटिल ऊतक कहते हैं। तीसरा, स्पेशल टिश्यूज, विशिष्ट ऊतक। ये विशेष प्रकार से रूपांतरित एवं संगठित होकर के कुछ विशिष्ट कार्य के लिए निर्मित होते हैं और मुख्यतः इसमें स्त्रावी कार्य है। ये स्त्रावी कोशिकाएं समूह में, एकल या समूह में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऊतक दो प्रकार के हुए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योत ऊतक और दूसरे परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को इनकी निर्माण करने वाली कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू। यहाँ अभी हम सरल ऊतक प्रकार का जो टाइप है उसका अध्ययन करेंगे। सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक, जैसा कि अभी परिभाषा अनुसार हमने कहा कि ये समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, समांगी होते हैं। इनको हम आगे पुनः 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। नंबर 1 मृदु ऊतक, पेरेन्काइमा। नंबर 2 स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा। नंबर 3 दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा। तो प्रकृति के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर, इनमें पाए जाने वाली जो अंतर वस्तुएं उनके आधार पर तथा इनकी जो संरचना है, इनकी व्यवस्था है, उनके आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। आज हम पेरेन्काइमा, मृदु ऊतक प्रकार के जो परमानेंट टिश्यू हैं उन पर चर्चा करेंगे। पेरेन्काइमा या मृदु ऊतक के कैरेक्टर्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं? सामान्यतः मृदु ऊतक जीवित कोशिकाएं होती हैं जिनकी कोशिका भित्ति पतली कोमल होती है। ये अधिकांशतः सेलुलोज या कैल्शियम पेक्टेट से निर्मित होती है, लेकिन इनमें द्वितीयक स्थूलन नहीं पाया जाता है। कोशिका जीवित तथा केंद्रक युक्त होती हैं। इनके मध्य में जहाँ पर ये एक दूसरे से मिलती है उनके बीच में कुछ रिक्त स्थान अधिकांशतः पाए जाते हैं। इन्हें अंतराकोशिक स्थल कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन कोशिकाओं के मध्य में अंतराकोशिक स्थल उपस्थित होते हैं। इनका कोशिका द्रव्य रिक्तिका युक्त होता है। ये आकार में विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अंडाकार, गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, ताराकार आदि आदि। मृदु ऊतक कोशिकाओं का वितरण देखें तो हम इनको पादप के सभी भागों में, अधिकांशतः जो शीर्षस्थ भाग हैं वहाँ पर ये मुख्यतः पाई जाती है। ये पादप के कोमल, मांसल और गूदेदार अंगों में अधिकांशतः मिलती है, जैसे पर्ण, फल गूदा, फल का गूदा, वलकुट, मज्जा आदि। ये जाइलम और फ्लोएम में भी मिलती हैं। पादप का अधिकांश भाग इस प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है, इसलिए इन्हें हम भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पादप के संरचना के लिए उत्तरदायी विशिष्ट प्रकार के ऊतक जो बनते हैं, उसके अतिरिक्त जो पादप का भ्राव है, फिलिंग है, वह इन मृदु ऊतक कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। पादप शरीर में इनकी उत्पत्ति देखें। मृदु ऊतक पादपों की उत्पत्ति प्राथमिक ऊतकों से होती है और ये विभिन्न अंगों का आधारभूत ढांचा निर्मित करते हैं। ये भरण विभाज्योतक से तथा प्राथमिक सेवन ऊतकों में प्राकएदा से निर्मित होते हैं। द्वितीयक वृद्धि के दौरान इनकी उत्पत्ति एदा तथा कोर्क एदा से होती है। यहाँ पर हम मृदु ऊतक के सेज, शेप और साइज तथा इनके प्रकार के 2 डायग्राम हम देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये इनकी समव्यासीय आकार प्रकृति को निरूपित करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 14 फलकीय संरचना युक्त होते हैं। यहाँ दूसरा डायग्राम हम देखें, ये
विभिन्न प्रकार की जो कार्य और आकृति को लेकर के इनकी टाइप्स बनती हैं, जो हम आगे देखेंगे अभी, उनका डायग्राम है। जैसे ये क्लोरेन काइमा का डायग्राम है जिसमें हरित लवक की उपस्थिति देखी गई है। यहाँ पर ये रिक्ति का युक्त है, वायु ऊतक है। यहाँ पर देखिए आप स्टार जैसी संरचनाएं निर्मित हुई हैं। तो ये स्टीलेट प्रकार का जो है वो पेरेन्काइमा का डायग्राम है। यहाँ पर ये स्टोरेज पेरेन्काइमा का डायग्राम है। मर्दोतक कोशिकाओं की संरचना। मर्दोतक कोशिकाओं की संरचना सरल और कोमल प्रकार की तथा पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं युक्त होती हैं। इनकी आकृति समव्यासी होती है। ये 14 फलकिकाओं या सतहों वाली संरचना होती है, जिनमें 8 सतह षटकोणीय व 6 सतह चतुर्भुज होती है। इस प्रकार की बहुतलीय कोशिकाओं को चतुर्दशफलक या टेट्राडेकाहेड्रॉन कहते हैं। पादप में इन कोशिकाओं का विन्यास ये आपस में सटी हुई होती हैं या इनके मध्य में अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। भ्रूण कोश की कोशिकाओं में अंतराकोशिक स्थल नहीं पाए जाते हैं, जबकि गूदेदार फलों में पर्याप्त मात्रा में अंतराकोशिक स्थल उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में सेल कंटेंट्स या कोशिका अंतर्वस्तुएं किस प्रकार की पाई जाती हैं, हम 2 हीडिंग में सब हीडिंग में इनको देखेंगे। नंबर 1 सेल वॉल या कोशिका भित्ति और दूसरा कंटेंट्स या अंतर्वस्तुएं। सेल वॉल कोशिका भित्ति मर्दोत्तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है। इनमें द्वितीयक स्थूलन नहीं पाया जाता है। यह अधिकांशतः सेलुलोज कैल्शियम पेक्टेट से निर्मित होती है। भित्ति में प्लाज्मोडेस्मेटा जीव द्रव्य तंतु उपस्थित होते हैं। द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम की कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी और लिग्निन युक्त होती है। इन कोशिकाओं की अंदर पाई जाने वाली अंतर्वस्तुएं इस कोशिकाओं की प्रकृति और इनके कार्य के आधार पर निर्भर करती है। उदाहरण देखें हम, प्रकाश संश्लेषी मर्दूतक में हरित लवक उपस्थित होता है, जबकि संचायक या स्टोरेज मर्दूतक कोशिकाओं में स्टार्च कण, तेलीय गुहिकाएँ व शर्कराओं की अधिकता पाई जाती है। कभी कभी मर्दूतक कोशिकाओं में टेनिन, एल्केलॉइड्स भी उपस्थित होते हैं, लेकिन सभी कोशिकाओं में केंद्रक सर्वतः उपस्थित होता है। मर्दूतक कोशिकाएं विभिन्न कार्य करने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। यहाँ पर मुख्य जो मर्दूतक कोशिकाओं के प्रकार हैं वह इस प्रकार मिलते हैं। नंबर 1 क्लोरेन काइमा हरित मर्दूतक। इन मर्दूतक कोशिकाओं में हरित लवक की उपस्थिति होती है। इस कारण ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, पर्ण की ऊपरी व निचली अधिचरम के मध्य में पर्ण मध्य ऊतक मेसोफिल पाया जाता है। इनमें अधिकांशतः हरित लवक की उपस्थिति देखी गई और यह हरित मर्दूतक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। द्विबीजपत्री पादपों की पर्णों में हम देखते हैं कि ये पुनः 2 भागों में विभाजित होती है, स्पंजी और खंभाकार मर्दूतक। दूसरा प्रकार मिलता है हमें एरेनकाइमा वायु ऊतक। ये मर्दूतक अपेक्षाकृत बड़े अंतराकोशिक स्थल युक्त होते हैं। इन अंतराकोशिक स्थलों में वायु पाई जाती है और वायु के उपस्थिति के परिणाम स्वरूप ये पादप को वातन के साथ साथ प्लवमान बनाते हैं। जैसे जलीय पादपों में उदाहरण हम ले सकते हैं हाइड्रिला का, इनमें वायु ऊतक अधिकांशतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है मर्दूतक कोशिकाओं की, वह है इडियोब्लास्ट विचित्र मर्दूतक। ये विभिन्न रासायनिक पदार्थों जैसे टेनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल, रेफिड्स आदि का संचय करने वाली विशेष प्रकार की मर्दूतक की कोशिकाएं होती हैं जो स्टोनी जैसी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट प्रोजेनकाइमा
दीर्घ मृदु ऊतक ये समव्यासीय नहीं होती हैं, बल्कि लंबी और दोनों सिरों पर शुंडाकार आकृति की होती हैं, अर्थात ये दीर्घित कोशिकाएं होती हैं। द्वितीयक जाइलम में तथा द्विबीजपत्री पादपों की परिरंभ में इसकी उपस्थिति खास तौर पर पाई जाती है। और अंतिम प्रकार स्टिलेट पेरेन्काइमा, ताराकार मृदु ऊतक। इस प्रकार का मृदु ऊतक पालित होता है, ताराकार जैसी संरचना ग्रहण करता है। कोशिकाएं जालिकावत रचना का निर्माण करती है, जिसके मध्य में वायु कोश उपस्थित होता है। उदाहरण हम ले सकते हैं, केले के पर्णवर्त में इस प्रकार की स्टिलेट मृदु ऊतक, ताराकार मृदु ऊतक देखी गई है। अन्य उदाहरण में टाइफा, सिरपस, केली, जनकस आदि प्रमुख हैं। मृदु ऊतक के पादप में कार्य, जैसा कि पूर्व में हमने बताया कि मृदु ऊतक कोशिकाओं में हरित लवक की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषी होती हैं। वायु ऊतक की उपस्थिति के कारण ये बायोन्सी प्रदान करती हैं। संचयी कोशिकाएं होती हैं, भोजन और खाद्य पदार्थ का संचय करती हैं तथा भरण ऊतक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ग्राउंड मेरिस्टेम के रूप में प्रयुक्त होती हैं, अर्थात फिलिंग टिश्यूज के रूप में ये पादप शरीर में काम आती हैं। हम इसके प्रमुख कार्य पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, ये भोज्य या खाद्य पदार्थों का संचय करने का कार्य करती है, जैसे इनमें स्टार्च और वसा का संचय होता है, उदाहरणतः सोलेनम, ट्यूबरोसम, आलू आदि। नंबर 2, ये पादप अंग को प्लावकता प्रदान करने का कार्य करती है। वायु ऊतक की उपस्थिति के कारण जलोद्भिद पादपों में ये प्लावकता देने का कार्य करती है। नंबर 3, ये जल संग्रहण करने का कार्य करती है। और ऐसे प्लांट्स जो मरोदविदी प्लांट्स हैं, जो कैक्टस लाइक प्लांट्स हैं, जैसे ओपनसिया, नागफनी, एलोय आदि, इनमें प्रमुख रूप से ये मृदु ऊतक की कोशिकाएं जल का संचय करने का कार्य करती है। नंबर 4, जैसा कि अभी बताया, हरित लवक की उपस्थिति के कारण इनको हम हरित मृदु ऊतक भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। नंबर 5, आवश्यकता के अनुसार ये पुनः विभाज्योत्की हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और द्वितीयक वृद्धि भी करती हैं। नंबर 6, पादप के क्षतिग्रस्त हो जाने पर ये घाव भरने का कार्य संपादित करती हैं। नंबर 7, स्फीत मृदु ऊतक की कोशिकाएं पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। यद्यपि ये कोमल, मृदु और पतली भित्ति प्रकार की होती हैं, लेकिन स्फीत मृदु ऊतक की कोशिकाओं से कुछ यांत्रिक दृढ़ता पादप को मिलती है। नंबर 8, स्त्रावी अंगों में उपस्थित मृदु ऊतक की कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों का स्त्रावण भी करती हैं। और नंबर 9, जलीय पादपों में ताराकार मृदु ऊतक की कोशिकाएं, स्टिलेट पेरेन्काइमा कोशिकाएं, पादपों को यांत्रिक दबाव सहन करने की क्षमता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुख्यतः भरण ऊतक के रूप में, संचयी के रूप में, जल ग्रहण, पादप को प्लावकता देने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, घाव भरने के लिए और मुख्यतः यांत्रिक दबाव सहन करने के लिए ये मृदु ऊतक की कोशिकाएं पादप में कार्य करती हैं। आज का जो क्लास वर्क, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर 1, ईडियोब्लास्ट क्या है? परिभाषा दीजिए, उदाहरण भी दे सकते हैं। नंबर 2, वायु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? नंबर 3, स्थायी ऊतक को परिभाषित कीजिए। नंबर 4, दीर्घ मृदु ऊतक की क्या विशेषता होती है? किस प्रकार का होता है, इसकी विशेषता क्या है? और शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन जो 2 या 3 या 4 नंबर या 5 नंबर का भी आ सकता है। चूँकि जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें 2 शॉर्ट नोट्स या 3 शॉर्ट नोट्स लिखा देते हैं, और छोटे जो 50 शब्दों के क्वेश्चन है उसमें हम जो है वो क्वेश्चन के रूप में भी इनको हम टिप्पणी स्वरूप देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, मृदु ऊतक के कार्य लिखिए। नंबर 6, मृदु ऊतक के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। और नंबर 7,
मृदु तक पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो विद्यार्थियों, आज हम अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे के लेसन में इससे आगे का जो है वो टॉपिक लेकर के फिर इसी यूट्यूब लेसन के माध्यम से मिलते हैं। धन्यवाद।